बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक करेंगे स्कैटरिंग थ्योरी। मेन टॉपिक है जी हमारा स्कैटरिंग एंड क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वन ऑब्जर्व द कोलिजन बिटवीन अ बीम ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल एंड अ टारगेट मटेरियल। सबसे पहले जो है इस एक्सपेरिमेंट में कोलिजन होती है किस किस के दरमियान, एक इंसिडेंट पार्टिकल्स के दरमियान और टारगेट मटेरियल के दरमियान, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होते हैं टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स के, ठीक है। और नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इन द पाथ ऑफ बीम, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में हम जो है आफ्टर स्कैटरिंग की अगर बात करें तो पार्टिकल जो हैं वो इंटरेक्ट नहीं करते टारगेट के साथ मुसलसल, ठीक है, यानी अनडिस्टर्ब नहीं करते फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो इंटरेक्ट करते हैं टारगेट को गेट स्कैटर्ड यानी डिफ्लेक्ट करते हैं उसको, फिर वहाँ पर कुछ एंगल क्रिएट होता है थीटा फाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है कौन सा एंगल जो है सॉलिड एंगल यूज़ करेंगे थ्री डायमेंशनल में। तो मैं थॉरली यहाँ पे इंट्रोडक्शन को लिखती हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। इंट्रोडक्शन देखिएगा। कोलिजन जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल्स और टारगेट मटेरियल के दरमियान होती है, और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जो है पर यूनिट टाइम, यानी हमारे पास यहाँ पर ओवर द ड्यूरेशन भी आता है, टाइम भी है यहाँ पर यूनिट टाइम is proportional to the number of total incident particles. Number of target particles जो हैं per unit area in the path of beam. नेक्स्ट सॉलिड एंगल को डिस्कस करते हैं। सॉलिड एंगल जो है उसको हम डी ओहम से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू हमारे पास होती है साइन थीटा डी फाई, ओके। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू एन एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा is proportional to the quantity that plays a important role in the physics of scattering, the differential cross section, ठीक है। differential cross section भी बोलते हैं इसके। differential cross sections को हम डिनोट करते हैं डी सिग्मा थीटा और फाई डिवाइडेड बाय डी ओहम, ठीक है। इससे हम डिनोट करते हैं is defined the number of particles scattered into the elements of solid angle d ohm in the direction of theta and phi per unit time and incident flux. देन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन हम सॉलिड एंगल को पहले डिस्कस कर लें कि सॉलिड एंगल बेसिकली होता क्या है। एक हमारे पास होता है प्लेन एंगल, ठीक है, मैं रफली समझाती हूँ। प्लेन एंगल जो कि लाई करता है 2D, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास एंगल बनता है जस्ट एक थीटा, मतलब एक सेंटर कंसीडर करते हैं तो यहाँ से एक एंगल थीटा बना। ये मैं प्लेन की बात कर रही हूँ। अगर सॉलिड एंगल की बात करूँ तो सॉलिड एंगल जो है वो हमारे पास 3D होता है, मतलब 3 डायमेंशनल होता है, या आप रफली लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो एक कॉन की शेप बनती है। ये सेंटर है तो यहाँ से मेरे पास जो है वो एक कॉन की शेप बनेगी, ठीक है। कॉन की शेप, ये मेरे पास ओमेगा, ये आर होगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा डी ओहम यानी सॉलिड एंगल। तो ये जस्ट रफली है समझाने के लिए। तो हमारे पास सॉलिड एंगल एक कॉन की शेप का होता है। देन जो है फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। स्कैटरिंग है हमारे पास बिटवीन द इंसिडेंट पार्टिकल्स एंड द फिक्स टारगेट। ये है जी हमारे पास टारगेट और ये है जी हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल्स, ओके। The scattered particles are denoted within a solid angle d omega along the direction of theta and phi. Along the direction of theta and phi, यानी थीटा और फाई की डायरेक्शन में ये लाई कर रहा है। ये है जी हमारे पास टारगेट और ये इंसिडेंट पार्टिकल्स स्कैटरिंग हो रही है। यहाँ से हमारे पास जो है डी ए की वैल्यू होगी आर स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। इसको कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। देन हम जो है मैथमेटिकल करते हैं।
differential scattering cross sections can be written as d sigma theta phi divided by d omega is equal to 1 over j इंसिडेंट आई एन सी जो है वो इंसिडेंट को शो कर रहा है, डी एन थीटा फाई डिवाइडेड बाय डी ओमेगा, where JINC is the incident flux or incident current density. It is equal to the number of incident particles per unit area per unit time. We can verify that d sigma over d ohm has the dimension of area, hence it is appropriate to call it is differential cross section. ठीक है, where dn represents the number of deflected particle in solid angle d ओमेगा पर यूनिट टाइम, इसे डी ओहम भी बोलते हैं, डी ओमेगा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है फाइंड करेंगे टोटल क्रॉस सेक्शंस यानी सिग्मा टी। नेक्स्ट है जी टोटल क्रॉस सेक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा टी से, टी डिनोट कर रहा है टोटल को। सिग्मा टी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी ओहम डॉट डी ओहम। यहाँ से अगर ये डी ओहम से कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं सिग्मा इज इक्वल टू इंटेग्रल डी सिग्मा रह जाएगा, डी इंटेग्रल जो है वो डेरिवेटिव को कैंसिल कर देता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन जो है एक समझने वाली बात है, यहाँ से मैं डी ओहम यानी सॉलिड एंगल की अभी हमने जो पीछे वैल्यू लिखी थी वही जस्ट पुट कर दी है, और यहाँ पर ये 0 से 2 पाई तक जा रहा है और 0 से पाई तक। ये कैसे, ये मैं फिगर से समझाती हूँ। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये है जी एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं हम, ठीक है, इस तरह से। ओके, 0, 90, 180, 270 एंड 360 सर्कल हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, मतलब मैं दूसरी फॉर्म में भी लिख देती हूँ, 2 पाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2, ये होता है पाई, और ये है जी 3 पाई बाय 2, और देन सर्कल कंप्लीट 2 पाई। यहाँ से हमारे पास जो है फाई जो है वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है इस तरह से। ये है जी फाई बना रहा है 360 का एंगल, और जो थीटा है वो यहाँ से यहाँ तक जो है जा रहा है, मतलब थीटा जो है वो 180 का एंगल बना रहा है। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट के अच्छे से समझ आई होगी। वी कैन से दैट थीटा जो है वो 0 से जो है जा रहा है पाई तक, और जो फाई है वो 0 से 2 पाई तक जा रहा है। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ, आप ये रफ में इस तरह से लिख सकते हैं। देन मैंने जो है लिमिट पुट कर दी, डबल इंटीग्रल लगाया, एक 0 से 2 पाई तक जा रहा है, मतलब जो हमारे पास फाई है वो 0 से 2 पाई तक है, और जो हमारे पास थीटा है वो 0 से पाई तक जा रहा है। देन मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने जो है अलग अलग लिमिट्स कर ली। 0 से पाई तक जो जा रहा है वो है जी थीटा के लिए, ठीक है, और 0 से 2 पाई तक जा रहा है वो फाई के लिए। यहाँ से मैंने इसको अलग अलग कर लिया। ओके, टू स्टडी द स्कैटरिंग प्रोसेस देयर आर 2 मेथड्स। देन हम इसके 2 मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द लैब फ्रेम, मीन्स टारगेट एट रेस्ट पार्टिकल मूव। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सेंटर ऑफ मास यानी CM ऑफ टारगेट एट रेस्ट, उसमें टारगेट जो है हमारे पास रेस्ट में होता है। ओके, लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। Lab frame means that laboratory frame in which the target is initially at rest while the projectiles are moving. इसमें हमारे पास जो टारगेट होता है वो रेस्ट पे होता है और पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा होता है। कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन आर जनरली easier to perform within the center of mass यानी CM frame। इसमें हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास जो है उसमें हमारे पास क्रॉस सेक्शन की कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। उसकी ये वजह है कि उसमें सेंटर ऑफ मास जो है उसका प्रोजेक्टाइल टारगेट सिस्टम जो है वो रेस्ट पे होता है दोनों केसेस में, यानी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो रेस्ट पे होता है। इन ऑर्डर टू एबल टू कंपेयर द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स विद द थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। ठीक है, एक ये है कि फर्स्ट वन इज द टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज द सेम इन बोथ फ्रेम। ठीक है, हमारे पास जो टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा होता है सिंपल, वो सेम रहता है दोनों फ्रेम्स में, यानी लैब फ्रेम में भी और CM फ्रेम में भी। और जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होती है दैट टेक्स प्लेस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम। लैब फ्रेम में ये होता है कि ये डिपेंड नहीं करता फ्रेम पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, मतलब ये वाला डी सिग्मा
ये वाला डी सिग्मा थीटा फाई ओवर डी ओमेगा, ये जो है हमारे पास सेम नहीं होता दोनों फ्रेम्स में, ठीक है। इसमें स्कैटरिंग एंगल्स थीटा फाई जो है आर फ्रेम डिपेंडेंट, ये हमारे पास फ्रेम डिपेंडेंट होता है। मैं यहाँ पर अभी जो मैंने बोली इंपॉर्टेंट बातें वो यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। फर्स्ट वन हमारे पास था टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा जो है वो दोनों फ्रेम्स में सेम होता है, यानी लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो टेक प्लेस करती है, वो डिपेंड नहीं करती फ्रेम पर। सेकंड इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन यानी डी सिग्मा थीटा फाई डिवाइडेड बाय डी ओहम आर नॉट सेम इन बोथ फ्रेम्स, ये सेम नहीं होते दोनों फ्रेम्स में। द स्कैटरिंग एंगल्स थीटा फाई आर फ्रेम डिपेंडेंट, ये फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं और ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। नाउ कनेक्शन फाइंड करेंगे लैब और सीएम के दरमियान। टू फाइंड द कनेक्शन बिटवीन लैब एंड सीएम क्रॉस सेक्शन, सबसे पहले हम जो है स्कैटरिंग एंगल को इन वन फ्रेम कैसे रिलेट करते हैं दूसरे के साथ। सो लेट अस कंसीडर द स्कैटरिंग टू structureless and the non-relativistic particles of masses m1 and m2. m2 represents the target which is initially at rest and m1 is the projectile particle. okay scattering in the lab and cm, ये मैंने लैब के लिए बनाई बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, और ये जो है सीएम के लिए बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो है इन द लैब एंड सीएम फ्रेम वेयर थीटा 1 and the theta are the scattering angle of m1 in the lab and cm frames respectively. We're interested in detecting m1. okay the relation between theta 1 and theta if r1l and r1c यानी लैब के लिए और फ्रेम के लिए denotes the position of m1 and m1 in the lab and cm and capital R denotes the position of center of mass with respect to lab frame. अब हम मैथमेटिकल करते हैं इसका। ये था जी फिगर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ये थी हमारे पास लेबोरेटरी फ्रेम के लिए। मैस सारा मैंने एक्सप्लेन किया, मैस रखा है, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, l जो है वो लैब को शो कर रहा है और जो हमारे पास c है वो शो कर रहा है उसको सेंटर ऑफ मास को, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम को। ये है जी, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2c। ओके नेक्स्ट मैथमेटिकल देखते हैं। बिफोर कोलिजन हमारे पास है जी v1l इज इक्वल टू v1c प्लस vcm कैपिटल M यानी सेंटर ऑफ मास। आफ्टर कोलिजन मेरे पास v प्राइम 1l इज इक्वल टू v प्राइम 1c प्लस vcm। ओके ये मेरे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी जी इक्वेशन नंबर 2। ओके ऑल्सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मैंने cos थीटा 1 लिख दिया v1c प्राइम cos थीटा प्लस cm, देन v प्राइम 1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू v1c प्राइम sin थीटा। अब हमने इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देना इक्वेशन 3 से। यहाँ से मेरे पास जो है जब मैंने इसको डिवाइड किया, यहाँ से मेरे पास ये वाली टर्म कैंसिल होगी, v1 v प्राइम 1l v प्राइम 1l, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगी, v1c प्राइम को जो है वो कॉमन लूँगी, देन ये सॉल्व होगा और sin थीटा ओवर cos थीटा वी नो दैट, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं तो ये हमारे पास tan थीटा के इक्वल होता है। ओके जी, sin थीटा 1 ओवर cos थीटा 1 tan थीटा 1 के इक्वल आ गया। ऊपर वाली टर्म सेम रही, नीचे वाली टर्म में से मैंने v1c जो है वो कॉमन ले लिया, v1c प्राइम कॉमन लेना है। ओके v1c प्राइम कॉमन लिया और ये यहाँ से cos थीटा आ गया और जो टर्म नहीं होती वो डिवाइड में चली जाती है, v1c यहाँ से ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। tan थीटा 1 इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस v सेंटर ऑफ मास ओवर v प्राइम 1c, ठीक है। ये मेरे पास आ गई जी tan थीटा की वैल्यू, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस टर्म की। फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर मुझे इस इक्वेशन में यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब कोई ऐसी जो है हम
डिफरेंट मैथमेटिकल प्रोसीजर करेंगे जिससे हमें इसकी वैल्यू मिल सके। सो लेट्स सी। ओके जी, वी सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारे पास है m1 v1 l प्लस m2 v2 l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ से v2l जो है हमारे पास 0 है अकॉर्डिंग टू फिगर, तो ये मेरे पास vcm की वैल्यू m1 v1 l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ गई। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 6। अब मेरे पास इसमें हमारे पास ये टर्म जो है वो आ चुकी है। v1 v प्राइम 1c जो है अभी फाइंड आउट करना बाकी है, उसके लिए मजीद जो है मैथमेटिकल करेंगे हम। अब जो है हम इक्वेशन 6 को जो है पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है जी हमारे पास ये वाली बिफोर कोलिजन, इसमें हम जो है इक्वेशन 6 को पुट कर देंगे। इक्वेशन 6 में हमारे पास वी सी एम की वैल्यू आ गई है, तो वी सी एम इसकी जगह पर जो है मैं पुट कर दूंगी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी सी एम इन इक्वेशन 1, सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई v1l इज इक्वल टू v1c प्लस m1 v1l ओवर m1 प्लस m2। चूंकि मुझे जो है v1c की वैल्यू प्राइम की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले मैं v1c की फाइंड करूंगी, देन आफ्टर v1c प्राइम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लूंगी। यहाँ से मैंने v1c को जो है वो बाहर निकाल लिया, बाकी सारी टर्म्स रीअरेंज होगी। ये v1c एक इधर साइड पे रहा, ये टर्म दूसरी साइड पे गई तो ये माइनस में होगी, ठीक है। यहाँ से जो है v1l जो है वो कॉमन ले लिया, देन अंदर मेरे पास 1 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बच गया। यहाँ से इसका जो है मैं एलसीएम ले लूंगी m1 प्लस m2। ऊपर वाली टर्म में से m1 और m1 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो है वो v1c की वैल्यू जो है आई है m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1l, ये आ गई v1c की वैल्यू। अभी भी मुझे v1c प्राइम की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मुझे डिफरेंट जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करने पड़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर सेंटर ऑफ मास, इनिशियल मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के टोटल जो है वो इक्वल होता है 0 के। p c p मोमेंटम को शो कर रहा है, c सेंटर ऑफ मास को m1 v1c माइनस m2 v2c आ गया। यहाँ से जो है मेरे पास p मोमेंटम जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो ये मोमेंटम 0 के इक्वल है, यहाँ से 0 पुट कर दिया मैंने, बाकी टर्म जो है वो एज इट इज रही, उसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ से मुझे v2c की वैल्यू चाहिए, v2c को उधर ही रहने दिया, ये टर्म जो है इधर वाली साइड पे आई, तो मेरे पास m1 v1c डिवाइडेड बाय m2, दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 8। अब हम जो है आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं, यानी प्राइम की। पी सी प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 c प्राइम कॉस थीटा माइनस m2 v2 c प्राइम कॉस थीटा आ गया। ये तो हमें पता है मोमेंटम 0 है, ये टर्म एज इट इज रही, इसको उठाकर ये बस रीअरेंज किया हमने। ये टर्म जो है जब दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। v2 प्राइम जो है v2c प्राइम की वैल्यू हमें चाहिए, ये इधर वाली साइड पे रहने देंगे, ये टर्म ऊपर आ गई और ये टर्म डिवाइड में चलेगी, इसको हम इक्वेशन 9 का नेम दे देते हैं। सो इक्वेशन 8 एंड 9 शोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शो करें। यहाँ पर मोमेंटम हमारे पास कंजर्व्ड है सेंटर ऑफ मास में, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कंजर्व्ड होगी। सो इक्वेशन 7 बिकम्स दैट, इक्वेशन 7 हमारे पास जो है v1c वाली वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। v1c प्राइम की वैल्यू जो है m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1c, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि v1c जो है वो इक्वल है v1c प्राइम के, ठीक है। तो यहाँ सर मैं ये भी कह सकती हूँ v2c जो है वो इक्वल है v2c प्राइम के, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये भी दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम आई, और ये वाली 7 वाली और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास सेम आई है, ठीक है। इसको कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 10। ओके, अब हमें जो है vcm की वैल्यू भी मिल गई है और v1c प्राइम की वैल्यू भी मिल गई है। अब इसको हम जो है पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में, यहाँ पर vcm डिवाइडेड बाय v1c प्राइम की वैल्यू। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 5 बिकम्स दैट, मुझे vcm डिवाइडेड बाय v1c प्राइम की वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी इक्वेशन 6 और 10 को। यहाँ से v1l और v1l कैंसिल आउट हो गया, m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो गया, तो vcm डिवाइडेड बाय v1c प्राइम जो है वो m1 ओवर m2 के इक्वल आ गया। अब मेरे पास इक्वेशन 5 ये है, यहाँ पर vcm की जगह vcm डिवाइडेड बाय v1c प्राइम की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ। दिस वन इज द फाइनल एक्सप्रेशन of scattering and cross section।
आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।